गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटर्स, व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो नाउ हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज टर्म आप सभी जानते हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ टर्म लैंग्वेज? लैंग्वेज का सिंपल सा जो मीनिंग हम समझते हैं वो क्या है कि किसी को अपनी बात एक्सप्लेन करने, किसी को अपनी बात बताने के लिए जो है हम एक मीडियम यूज करते हैं और वो मीडियम जो है हमारी लैंग्वेज कहलाती है। तो दो ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट होते हैं आपस में तो उसके लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और दैट मीडियम इज नोन एज लैंग्वेज। तो दो ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे दो ह्यूमन बीइंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या जैसे कहूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू जो है मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। तो जनरली अपन जो यूज करते हैं लैंग्वेज वो हिंदी लैंग्वेज हो सकती है या इंग्लिश लैंग्वेज जो अपन जनरली यूज करते हैं। और भी वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं ना। तो हर कंट्री जो है अपनी लैंग्वेज के हिसाब से वर्क करती है। तो दो ऑब्जेक्ट को आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से अगर ह्यूमन बीइंग किसी मशीन को से इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी किसी न किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी और दैट लैंग्वेज इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यहाँ पे जनरली हम लैंग्वेजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कैटेगरी है आपकी मशीन लेवल या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं जिसको अपन। दूसरी कैटेगरी है असेंबली लेवल की लैंग्वेज और तीसरी कैटेगरी है हाई लेवल की लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जैसा नाम है इसका कि जो मशीन समझ सकती है, विच लैंग्वेज विच इज मशीन अंडरस्टैंडेबल, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। सबसे लोअर लेवल की लैंग्वेज है जो कि मशीन के लिए काम आती है, जिसमें मशीन काम करती है। और ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपकी 0 और 1 की लैंग्वेज कहलाती है। 0 और 1 जो आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं इसको या बाइनरी कोड 0 एंड 1। तो मशीन 0 1 में समझती है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे मशीन को, मशीन कन्वर्ट दैट इंस्ट्रक्शन इनटू 0 एंड 1। तो ये लैंग्वेज जो है मशीन लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको। और मशीन इसको आसानी से समझ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस लैंग्वेज का क्या है कि ह्यूमन बीइंग इसको आसानी से नहीं समझ सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है इस लैंग्वेज का कि जो है हमारे लिए ये लैंग्वेज समझना मुश्किल है। तो क्योंकि हमारे लिए लैंग्वेज समझना मुश्किल है, टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए जो सेकंड कैटेगरी की जो लैंग्वेज आई वो आपकी आई असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या किया गया कि हर टास्क को करने के लिए कुछ निमोनिक्स बना दिए गए, कुछ कोड्स बना दिए गए और उन कोड के आधार पे कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। इसलिए इसको असेंबली लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ऐसे कोड्स या ऐसे निमोनिक्स, जैसे एडिशन करना है तो एड नाम से निमोनिक्स बना दिया, मल्टीप्लिकेशन करना तो MUL करके बना दिया ना, डेटा को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर करना है तो मूव जो है निमोनिक्स बना दिया, SUB बना दिया सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए DIV बना। तो इस तरह से ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ जो है सिंबल्स या कोड या निमोनिक्स यूज किए गए। उस लैंग्वेज को हम असेंबली लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो क्योंकि 0 1 में समझना बहुत मुश्किल है तो उसके लिए ऐसे कोड्स या ऐसे सिंबल्स या ऐसे निमोनिक्स बना दिए जिससे थोड़ा काम आसान हो जाए, लैंग्वेज को समझना आसान हो जाए। तो वो लैंग्वेज जो कहलाती है आपकी असेंबली लेवल है। इसको अपन एक तरह से मशीन और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज भी कह सकते हैं ना, जिसमें निमोनिक्स यूज किए गए। तो क्योंकि अब निमोनिक्स के बेस पे जो लैंग्वेज है उसमें भी जैसे जैसे प्रोग्राम की लेंथ बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो वो भी
थोड़ा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इसके लिए फिर जो थर्ड जो लैंग्वेज आई दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है हम कह सकते हैं इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू वर्क, इजी टू रीड और इजी टू मॉडिफिकेशन। तो इस लैंग्वेज में काम करना आसान है और आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक ए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे अपन काम करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा काम किया जाता है, वैसे ही हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। तो इसमें काम करना इजी है, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज नाम दिया गया। तो सी प्रोग्रामिंग जो है हमारा, या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, जो आगे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, वो सब एग्जाम्पल है अपने हाई लेवल लैंग्वेज की। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें ट्रांसलेटर्स के बारे में। तो ट्रांसलेटर्स जो है, ट्रांसलेटर होता क्या है? सबसे पहले ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर किसी भी कोड को जो है ट्रांसलेट करने का काम करता है आपका ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर तीन तरह के हैं, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर अपन जनरली यूज करते हैं: असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सबसे पहले बात करते हैं असेंबलर के बारे में। असेंबलर जो ट्रांसलेटर है वो क्या करता है, जो असेंबली लेवल के इंस्ट्रक्शंस है या असेंबली लेवल लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो असेंबली लैंग्वेज में जो लिखा गया इंस्ट्रक्शन है, निमोनिक्स कोड्स में लिखा गया जो इंस्ट्रक्शंस है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता है। इसी तरह से कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस है, हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस जो है उसको मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है। और इंटरप्रेटर का काम है, इंटरप्रेटर का भी सेम काम है, हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने का काम इंटरप्रेटर करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का दोनों का सेम काम है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को मशीन में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को मशीन में कन्वर्ट करता है। तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, एक साथ कंपाइल करता है और एक साथ जो है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर कोड में कहीं एरर है तो एक साथ वो एरर्स को वो शो करता है, जबकि इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल करता है और अगर किसी लाइन में कहीं कुछ एरर है तो पहले उस एरर को सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के वो नेक्स्ट लाइन को कंपाइल करेगा। तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद में कोई एरर है तो वो शो कर देता है एक साथ, जबकि इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन। तो इसीलिए कंपाइलर ज़्यादा यूज होता है कंपेरेटिवली इंटरप्रेटर के। तो कंपाइलर इज बेटर देन इंटरप्रेटर। तो अपन जनरली जो सी प्रोग्रामिंग का जो वर्क करेंगे वो हम सी के कंपाइलर में ही करेंगे। तो सी कंपाइलर के थ्रू ही हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का कंपाइलेशन करें। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री के बारे में। तो एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिया है आपको सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री का। 1960 के टाइम पर जो बेसिक जो कुछ लैंग्वेजेस चलती थी, कोबोल और फोर्ट्रेन, इस तरह की जो लैंग्वेजेस चलती थी जो कमर्शियल यूज के लिए आती थी, साइंटिफिक पर्पज के लिए ये लैंग्वेजेस काम में आती थी। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी। तो इन दोनों लैंग्वेज को मिला करके, कोबोल और फोर्ट्रेन दोनों तरह की लैंग्वेज को मिला करके 1960 में एल्गो 60 करके एक लैंग्वेज बनाई, एल्गो 60, जो कि कोबोल और फोर्ट्रेन का कॉम्बिनेशन था। तो ये लैंग्वेज भी टू एब्स्ट्रैक्ट थी, कॉम्प्लेक्स थी, इसमें काम करना थोड़ा टिपिकल था। जनरल यूजर या जनरल जो प्रोग्रामर है वो उसमें काम इजीली नहीं कर पाता। तो इसको आगे जाकर के 1963 में इस एल्गो 60 को क्या नाम दिया गया, CPL। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, इसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसको CPL नाम दिया गया, दैट इज कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज इससे एल्गो 60 से थोड़ी इजी थी, बट ये भी समझने में थोड़ी मुश्किल थी इसको, और यूज करने में भी थोड़ी डिफिकल्टीज आती थी। तो आगे जाकर के 1967 के अंदर
इस CPL लैंग्वेज में और मॉडिफिकेशन है और चेंज है और इसको नाम दिया गया BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज आई वो भी कुछ प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर पाती थी, ज़्यादा जो है वाइड वर्क इसका नहीं था। तो इसमें और मॉडिफिकेशंस किए गए और 1970 के अंदर इस BCPL को क्या नाम दे दिया गया, बी नाम दे दिया गया। तो ये बी जो नाम दिया, ये कैन थॉमसन ने इसको, USA की बेल लेबोरेटरी है वहां पे इसके ऊपर काम किया और इसको बी नाम दिया। और यही जो बी नाम है वो आगे जाकर के सी नाम से जाना गया, जो 1972 के अंदर दिया गया। तो 1972 में डेनिस रिची नाम के जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बेल लेबोरेटरी USA में इसके ऊपर और शोध किया और काम किए ना, और इस लैंग्वेज को क्या नाम दिया गया, सी नाम दिया गया। तो डेनिस रिची को हम फादर ऑफ सी भी कह सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग का जनक भी कह सकते हैं इसको, जिसने सी प्रोग्रामिंग को जो है और सी नाम दिया और इसके ऊपर काम किया, रिसर्च किया। तो 1972 के बाद में इसका नाम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो एक छोटा सा एक हिस्ट्री का ब्रीफ ओवरव्यू भी आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन सी प्रोग्रामिंग के फीचर्स के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग अपने आप में बहुत ही वाइड लैंग्वेज है, बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग एंड अल्टीमेट लैंग्वेज अपन कह सकते हैं इसको। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कुछ अपन बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट का मतलब दैट इज हेल्दी लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, परिपूर्ण लैंग्वेज, ये समझ सकते हैं अपन। रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस यूज होते हैं जिनको हमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसलिए ऐसे रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग में। रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स, बहुत सारे इसमें ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, अपन आगे की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा फीचर है कि इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। सुटेबल फॉर राइटिंग बोथ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग का सबसे एक और बड़ा जो एडवांटेज है कि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जो सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, वो भी इस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अपन बना सकते हैं जो जनरल पर्पज यूज में काम आए। तो दोनों ही काम इसमें हो सकते हैं। वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स सी प्रोग्रामिंग यूज होते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं। लार्ज रेंज ऑफ कीवर्ड्स, तो ऐसे 32 कीवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग में हो ऐसे कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो 32 जिनकी संख्या है। ऐसे कीवर्ड्स जो है सी प्रोग्रामिंग में 32 यूज किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है सी प्रोग्रामिंग का। कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, ये अपन आगे की क्लासों में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना पता रखना है कि सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा फीचर है कि इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स यूज होते हैं, या बहुत सारे डेटा टाइप्स यूज होते हैं, या बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, या वेराइटी ऑफ फंक्शंस इसमें यूज होते हैं, जो बने बनाए फंक्शंस। हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग हाईली पोर्टेबल है, मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन की जा सकती है, इजीली जो है पोर्टेबल है। स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के थ्रू ये प्रोग्रामिंग की जाती है। इसमें हर प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं इसको, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस बनाए जाते हैं, इसलिए इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी अपन कह सकते हैं। एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, एक बहुत बड़ा फीचर सी प्रोग्रामिंग का कि ये अपने आप में एक्सटेंड कर सकती है अपने आप को ना, कोई मतलब इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप इतना ही उसमें वर्क कर सकते, आप चाहो जितना इसको एक्सटेंड कर सकते। तो ये कुछ मेजर फीचर्स हैं सी प्रोग्रामिंग के। अब बात करते हैं अपन सी प्रोग्रामिंग के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो इतना कुछ होते हुए, इतने फीचर्स होते हुए भी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं सी प्रोग्रामिंग पे के। और सबसे पहला ड्रॉबैक है नो डेटा सिक्योरिटी, मतलब इसमें डेटा सिक्योर नहीं है, पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। तो सिक्योरिटी कंसेप्ट सी प्रोग्रामिंग में नहीं है, तो इसलिए एक तो बड़ा ड्रॉबैक है सी प्रोग्रामिंग का कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। नो सपोर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो सी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है उनको सपोर्ट नहीं करता। तो इसकी जो एडवांस लैंग्वेज है, इसके आगे की जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, जावा,
ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को जो है सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के ऊपर ही काम करती है, जबकि सी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। इसमें ना तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, ना पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नो फैसिलिटी ऑफ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, तो इसमें ऑटो गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी नहीं होती। गार्बेज कलेक्शन मतलब जो वेस्टेज डेटा है या जो डेटा काम नहीं आ रहा, जो मेमोरी को बेफालतू ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका कोई मीनिंग नहीं, ऐसे जो है डेटा को ऑटोमेटिकली कलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं आपको, मेलोक कैलोक टाइप के फंक्शंस यूज होते हैं। तो ये फैसिलिटीज में नहीं है कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हो जाए। नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करता है, नहीं है इसमें। नो डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन फैसिलिटी, डेटा के एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन की फैसिलिटी भी सी प्रोग्रामिंग में नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी सी प्रोग्रामिंग के हैं, जो कि जो है सी प्रोग्रामिंग के ड्रॉबैक्स कह सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के बारे में क्या है, ट्रांसलेटर्स क्या है, कौन कौन सी टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा आपके सी के फीचर्स क्या हैं और सी के ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही खत्म करते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास में अपन सी प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट और कंपाइल किया जाता है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यही अपन खत्म करते हैं। थैंक यू।